students. Very good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Fine. Thank you. बच्चों, आज जो हमने टॉपिक चूज किया है डिस्कस करने के लिए वो है बोह्ल्स मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले मैंने आपको थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ाया और पढ़ाया रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आज हमें पढ़ना है बोह्ल्स मॉडल ऑफ एटम। नाम से पता चलता है ये मॉडल ऑफ एटम दिया था डेनिश केमिस्ट। डेनिश मतलब जो डेनमार्क में रहता है, इसका इंडिया कंट्री है, डेनमार्क भी कंट्री है। वहाँ का एक मशहूर साइंटिस्ट था नील बोहर। उसने ये मॉडल 1913 में दिया, 1913 में दिया। उससे पहले रदरफोर्ड 1911 में आया था, 1911 में। उससे पहले थॉमसन मॉडल आया 1904 में। तो इसने क्या कहा कि एक एटम जो होता है, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसके अंदर पाए जाते हैं दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स का चार्ज न्यूट्रल, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्योंकि दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तभी इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का नेगेटिव। और इसने कहा कि न्यूक्लियस जो है इसके बाहर पाए जाते हैं सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैंने कितने सर्कुलर पाथ बनाए? 3। पहले का नाम क्या रखा मैंने? के। अगले का नाम क्या रखा मैंने? एल। अगले का नाम क्या रखा मैंने? एम। ये मैंने नाम नहीं रखा है, साइंटिस्टों ने रखा है। के एल एम एन ओ पी क्यू। मुझे अक्सर पूछते हैं ABCD क्यों नहीं रखा? अब उन्होंने रख दिया के एल, बाई कन्वेंशन उन्होंने रख दिया के एल एम एन ओ पी। हम इसी को पढ़ते हैं, हम इसको 1 2 3 बोल सकते हैं। और तो जो ये कि शव में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2mc के। उसके अकॉर्डिंग के शव में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं मैक्सिमम, एल में 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं मैक्सिमम, एम में 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। फिर के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में 50, टी में 72, क्यू में 98 वगैरह वगैरह इतने इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं। ठीक। उसके बाद जो पिछले मॉडल में प्रॉब्लम ये आई थी कि जब रदरफोर्ड को पूछा गया था कि जब चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए लूज, और वो किसमें गिरना चाहिए? किसमें गिरना चाहिए? न्यूक्लियस में। और एटम क्या होना चाहिए? कोलैप्स। मगर इसने कहा ऐसा नहीं है। इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने ही ऑर्बिट में, ना इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है ना इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। हाँ, कब होती है इंक्रीज, कब होती है डिक्रीज? जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मान लेते हैं के वाला इलेक्ट्रॉन गया एल में, तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब वो एब्जॉर्ब की, एनर्जी गेन की, तो जनाब ये चला गया लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में। ये के से एल में, एल से एम में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, तब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन किसमें है? इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर रहता नहीं है, बल्कि जो एनर्जी इसने गेन की थी ये क्या करता है? इसको लूज रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इलेक्ट्रॉन वापस आता है उसी ऑर्बिट में, उसी शेल में जहां से चलना शुरू किया था। तो लिहाजा जब ये वापस आएगा एनर्जी लूज करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, तब इस इलेक्ट्रॉन को बोलिए कहां चला गया? वो ग्राउंड स्टेट। कहां चला गया? ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते फॉल करेगा न्यूक्लियस में, ऐसा नहीं। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, बल्कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा ना उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, कांस्टेंट एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर उसने जंप किया फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट गया, तो चला गया जनाब एक्साइटेड स्टेट में। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो हम बोलेंगे इसमें चला गया वो ग्राउंड स्टेट में। तो ये मॉडल किया दानिश केमिस्ट नील बोहर ने 1913 में। इसके मेन फीचर्स ये हैं कि एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर। इसने कहा एक एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, जिसमें है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। और फिर इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उन सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट, या बोलते हैं शेल, या बोलते हैं एनर्जी लेवल। फिर इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑर्बिट में, उसके लिए एक फार्मूला है 2m²। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ओ में 50, पी में 72, क्यू में 98। अब उसने कहा कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रहती है कांस्टेंट जब तक अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन जो ही वो जंप करेगा जाएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, तब बोलेंगे उसको वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन ज्यादा देर वो एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं, वो अपनी एनर्जी को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, दोबारा वापस आता है अपने ही ऑर्बिट में, तब उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में चला गया। अब किस ऑर्बिट की ज्यादा एनर्जी है, किसकी कम? आपने क्या रखना है यार? जो न्यूक्लियस के नजदीक ऑर्बिट है उनकी एनर्जी होती है कम, जो से दूर जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। जैसे के सबसे नजदीक है, इसमें एनर्जी क्या होगी? कम। इलेक्ट्रॉन की एल में ज्यादा, फिर एम में और ज्यादा, फिर एन में और ज्यादा, ओ में और ज्यादा, पी में और ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें होगी? क्यू में होगी। ठीक है।
अब इसके बाद कुछ लिमिटेशन इसमें रही, मगर ये मॉडल जो है ज़्यादातर एप्लीकेबल रहा 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या कॉम्प्लेक्स एटम के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं रहा, तभी इस मॉडल को भी रिप्लेस किया गया। इस मॉडल को भी रिप्लेस किया गया बाद में किससे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से। लेकिन फिलहाल हमें इस क्लास में 3 ही डिस्कस करने थे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और नील बोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो आगे चलकर हम करेंगे उसको भी डिस्कस, जो क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या जिसको हम बोलते हैं वेव मॉडल ऑफ एटम। क्या बच्चों आपको समझ आ गया सारा? थैंक यू वेरी मच।